में पढ़ा था शब्द विचार का चैप्टर, जिसमें 2 पार्ट हुए थे, और अगर आपने नहीं देखे तो पहले आप उनको देख लीजिएगा। और अब हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं वर्ण विचार का, और इसके लगभग 4 पार्ट होंगे और लगभग 30-30 मिनट के, तो आप बड़ा अच्छे से सीखिए और देखिए। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो वर्ण विचार पढ़ने वाले हैं। आपने कितनी भी बार पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। तो चलिए करते हैं इस चैप्टर की शुरुआत। पहली बात हम ये जान लें, आपने 3 शब्द सुने होंगे। एक शब्द होता है ध्वनि, और दूसरा एक शब्द होता है वर्ण, और तीसरा एक शब्द होता है अक्षर। आपको ये लगता होगा कि ये तीनों बिल्कुल एक जैसे हैं, ध्वनि है, वर्ण है, अक्षर है, लेकिन तीनों में बहुत बड़ा बड़ा अंतर है। और आइए उनको देखते हैं क्या क्या अंतर हैगा। ध्वनि क्या होती है, वर्ण क्या होती है और अक्षर क्या होती है। और परीक्षा में यहां से प्रश्न आपके ज्यादा बनते हैं कि वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है, ऐसे प्रश्न ज्यादातर देखे गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ध्वनि की। तो ध्वनि के बारे में आप लोग याद रखिएगा कि अभिव्यक्ति की सबसे छोटी इकाई अभिव्यक्ति की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो क्या होती है साहब? ध्वनि होती है। ध्यान रखिए आप लोग। वर्ण क्या होता है? सार्थक। ध्वनि को वर्ण कहते हैं, वर्ण कहते हैं। अक्षर की बात हम लोग अभी करेंगे, तो पहले इनमें देख लेते हैं। देखिए, जो वर्ण होते नहीं है, तो वर्ण की एक परिभाषा और हो सकती है कि वाणी से, जो बोलने से, वाणी से जो सार्थक ध्वनियां निकलती हैं उनको हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और अभिव्यक्ति, अपनी बात को एक्सप्रेस करने की सबसे जो छोटी इकाई होती है वो शायद क्या होती है? ध्वनि होती है। जैसे अब मान लीजिए कोई बच्चा 3 महीने का बच्चा है साहब, अब वो अपनी बात कहता है, वो सब बात कहता है और सब उसकी बात को समझते भी हैं, तो वो कभी भी किसी भी प्रकार का कोई वर्ण प्रयोग नहीं करता और ना ही किसी प्रकार का कोई अक्षर प्रयोग करता है। तो जो छोटा बच्चा है वो अपनी जो अभिव्यक्ति करता है वो किसके माध्यम से करता है? ध्वनि के माध्यम से करता है। और हम लोग समझ जाते हैं कि वो कहना क्या चाह रहा है। तो ध्यान रखिए कि अभिव्यक्ति की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो क्या होती है? ध्वनि होती है। जैसे जानवर होते हैं, जानवर कोई वर्ण या शब्द या अक्षर का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो, आपको ध्यान रखना है, ध्वनि के माध्यम से वो अपनी अभिव्यक्ति करते हैं और उनकी अभिव्यक्ति को हम क्या कर लेते हैं? समझ जाते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी? वर्ण की। वर्ण भी ध्वनि होते हैं, लेकिन वो वर्ण यानी कि वो कैसी ध्वनियां होती हैं? सार्थक ध्वनियां होती हैं। ध्यान रखिए, वो ध्वनियां कैसी होती हैं? सार्थक होती हैं। अब सार्थक का मतलब क्या होता है? देखिए, वर्ण को भी आपने 2 भागों में पढ़ा होगा कि साहब वर्ण कितने पार्ट होते हैं? 2 होते हैं। एक होते हैं स्वर वर्ण और एक होते हैं व्यंजन वर्ण। ये 2 पार्ट होते हैं किसके साथ? वर्ण के। अब आप वर्ण में एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि जो वर्ण होते हैं वो क्रम के आधार पर होते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं कि कंठ के आधार पर, तालु के आधार पर, मूर्धा के आधार पर, दंत के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर। तो वर्ण जो होते हैं वो सार्थक ध्वनि तो हैं, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है इनका वर्णों का एक क्या होता है? अपना पार्टिकुलर क्रम होता हैगा। अब किसी भी ध्वनि को आप वर्ण नहीं कह सकते। अगर मान लीजिए क है तो ये क
जो ध्वनि सार्थक है, जिसमें आपने वर्णों की संख्या आपने देखी होगी कितनी होती है, 52। तो ये 52 जो ध्वनियां हैं और इन ध्वनियों को हम सार्थक मानते हैं, यही हमारे क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। हालांकि आप इनकी 52 के अलावा बहुत सारी ध्वनियां निकाल सकते हैं मुख से, लेकिन क्या वो सभी वर्ण हो सकते हैं? नहीं हो सकते। वो केवल और केवल ध्वनि ही रहेंगे और वो क्या कहलाएगी, अभिव्यक्ति की कोई इकाई कहलाएगी। अब हम देखते हैं अक्षर के बारे में। अक्षर क्या होता है? तो देखिए अक्षर की बात, अक्षर में क्या होगा कि कोई भी अक्षर जो होगा उसमें वर्ण आएगा और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है एक कोई स्वर भी आएगा, तब जाकर के वो क्या कहलाएगा, अक्षर कहलाएगा। देखिए बहुत ध्यान से, मैंने अगर गा लिखा, अगर ये गा लिखा हुआ है तो ये अक्षर है, ये अक्षर है। और मैंने अगर ये लिखा ग, ये लिखा हुआ है, ये क्या है, वर्ण। क्यों? क्योंकि इस गा के अंदर ये अदर गा और इसमें कौन सा जुड़ा हुआ है, गा, एक स्वर जुड़ा हुआ है गा। और इस कारण तो आपको ध्यान रखना है कि जब किसी वर्ण के साथ कोई स्वर ऐड होता है तो वो फिर क्या बन जाता है, अक्षर बन जाता है। तो देखिए ये अगर पूरा गा लिखा हुआ है तो ये एक अक्षर है, और जबकि आप इसको तोड़ेंगे तो आपको ये प्राप्त होगा। और केवल अगर ये ही होता ग, तो ये ध्यान रखना, ये इकलौता क्या कहलाता, वर्ण कहलाता। अब आप हिंदी में 12 घड़ी पढ़े होंगे, जैसे क, की, कु, ये सब टोटल के टोटल आपको ध्यान रखने हैं, वो क्या होते हैं, अक्षर होते हैं। मैं कुछ और भी लिख सकता हूं, जैसे मैंने की लिखा, ये लिखा, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हैगा का और बड़ी ई, ये हैगा। अब अगर मैं बात कहूं तो ये अगर केवल इतना का पूछे तो ये तो वर्ण है, और ये ई पूछे तो आपको ध्यान रखना है ये भी क्या है, एक स्वर है लेकिन है वर्ण ही। लेकिन अगर केवल इसको अगर हम पूछें तो आपको ध्यान रखना है ये क्या है, अक्षर है। तो अब आप तीनों में अंतर कर लीजिए। तो सबसे पहले समझ लीजिए वर्ण, तो वर्ण सार्थक ध्वनियां होती हैं और इनकी संख्या इतनी है, और ये आपको ध्यान रखना है क्रम के आधार पर ही होते हैं। और जब किसी वर्ण के अंदर कोई स्वर ऐड हो जाता है तो वो फिर क्या बन जाता है, अक्षर बन जाता है। तो जैसे ये ग है, तो ये गा जो है ये अक्षर है, जबकि केवल ये वाला गा है बिना आ वाला, ये क्या है, वर्ण है। तो आप सबसे अच्छे तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि आपने हिंदी में छोटे बच्चों के लिए जो 12 घड़ी पढ़ते हुए देखा होगा, वो टोटल के टोटल जो 12 घड़ी होती है वो सब क्या होती है, अक्षर होती है। और वर्ण तो आप जानते हैं क्रम के आधार पर होते हैं। और अभिव्यक्ति की सबसे अगर छोटी कोई इकाई है तो वो कौन सी है, ध्वनि है। तो तीनों बातें आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो ध्वनि अभिव्यक्ति की सबसे छोटी इकाई है। जरूरी नहीं है कि प्रत्येक ध्वनि कैसी हो, सार्थक हो। जैसे 3 माह का जो बच्चा होता है वो भी कुछ ना कुछ कहता है, वो भी अपनी अभिव्यक्ति करता है, लेकिन किसके माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से। वो कोई वर्ण, अक्षर या शब्द का या वाक्य का प्रयोग नहीं करता है। तो ध्वनि कैसी होती है तो आप समझ सकते हैं 3 माह के बच्चे के आधार पर। जबकि वर्ण क्या होता है तो मैंने आपको बता दिया है कि जो हमारे मुख से, जो वाणी से निकलती है सार्थक ध्वनियां, वो क्या कहते हैं, उनके लिए वर्ण कहते हैं। और कितनी ध्वनियों को मान्यता दी गई है वर्ण के रूप में, तो वो 52 ध्वनियां ऐसी हैं जिनके लिए वर्ण के रूप में मान्यता दी गई है। अक्षर की बात ध्यान रखिएगा, अक्षर में क्या होगा, वर्ण आएगा और उसके साथ कोई ना कोई अवश्य क्या होगा, स्वर होगा। तो अगर ये की लिखा हुआ है तो ये एक अक्षर हैगा, जबकि केवल क लिखा होता तो ये क्या होता, वर्ण होता। तो वर्ण में केवल 52 ही आते हैं, अक्षर में अन्य भी आ सकते हैं जिनसे क्या बने, स्वर लग करके बनाए जाएं। तो इतनी बात उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक से समझ गए होंगे। तो अब ध्वनि, वर्ण और अक्षर कभी एक साथ मिला के नहीं पढ़ सकते आप लोग, इनमें सभी में क्या है, अपना अपना अंतर हैगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। और अब देखिए पूरी वर्णमाला आपको पढ़नी है, एक पार्ट में तो कवर नहीं हो सकती, लेकिन आप जब पढ़ेंगे ना तो आप जान पाएंगे कि हिंदी वर्णमाला में कितनी सारी, बहुत सारी बातें देखने को मिलती है।
तो देखिए हिंदी के अंदर जो वर्ण है, वर्णों का जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, वो आपको ध्यान रखना है 3 आधार पर किया गया है। तो 3 आधार पर हम वर्णों को बांट सकते हैं। तो सबसे पहला है उच्चारण स्थान के आधार पर। तो देखिए लिखा हुआ है उच्चारण स्थान के आधार पर, मतलब जब आप प्रोनाउंसिएशन करते हैं किसी भी वर्ण का, तो कभी आप प्रोनाउंसिएशन कहां से करते हैं, किस स्थान से, कंठ से करते हैं, कभी मूर्धा से करते हैं, कभी तालु से करते हैं, कभी दंतोष से करते हैं, कभी ओष्ठ से करते हैं। तो मतलब आप समझ गए होंगे कि उच्चारण का स्थान जो होगा उसके आधार पर आपको वर्ण देखनी है। और इस आधार पर जो वर्ण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं स्वर वर्ण और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण, ये 2 वर्ण आपको ध्यान रखने हैं। अगर ये स्वर और जो व्यंजन आप पढ़ते हैं वो किसके आधार पर पढ़ते हैं, तो उच्चारण स्थान के आधार पर। दूसरा देखिए वायु संवेग के आधार पर, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वायु संवेग के आधार पर 2 प्रकार के वर्ण हैं। एक होते हैं अल्प प्राण और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं महाप्राण। तो आपने पढ़े तो होंगे ही कि साहब अल्पप्राण वर्ण होते हैं कुछ, और कुछ कैसे होते हैं, महाप्राण। लेकिन आपको ध्यान रखना है किसके आधार पर है ये, वायु संवेग के आधार पर। और तीसरा होता है तारत्व के आधार पर। और तारत्व के आधार पर, तारत्व का मतलब होता है पिच, तारत्व के आधार पर। तो आपको ध्यान रखना है इसके आधार पर वर्ण कितने प्रकार के, इसके आधार पर भी 2 प्रकार के हैं। एक वर्ण होते हैं सघोष, सघोष के लिए ही हम घोष भी बोलते हैं वर्ण, और दूसरा होते हैं अघोष वर्ण, अघोष वर्ण होते हैं। तो ध्यान रखिए आप लोग, तो ये सघोष या घोष का मतलब एक ही होता है, और अघोष वर्ण कैसे होते हैं, अलग होते हैं। तो अब हमारे लिए स्वर पढ़ने हैं, फिर व्यंजन पढ़ने हैं, फिर अल्प प्राण पढ़ने हैं, फिर महाप्राण पढ़ने हैं, फिर सघोष या घोष वर्ण पढ़ने हैं, और फिर उसके बाद साहब आप जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, अघोष वर्ण पढ़ेंगे। तो इतना आपको पढ़ना हैगा इस वर्णमाला चैप्टर के अंदर या वर्ण विचार चैप्टर के अंतर्गत। अब आप एक एक करके सभी चीजों को देखेंगे। तो आज हम केवल पहले जो कवर करने वाले हैं वो क्या करने वाले, सब स्वर को करने वाले। स्वर वर्ण क्या है और कैसे कितने कितने इनके भाग डिवाइड किए गए हैं। तो चलिए एक एक करके सब लोग हम लोग देखते हैं। तो हम हेडिंग बना लेते हैं साहब स्वर वर्ण। अब आप देखिए जो स्वर होते हैं, स्वरों की संख्या आपने सुनी होगी साहब कितनी होती है, तो स्वरों की संख्या होती है 11 स्वर। हिंदी के अंदर जो स्वर है वो कितनी है, 11 स्वर है। स्वरों की विशेषता क्या है, तो आपको ध्यान रखना है जो स्वर जो होते हैं इनका जो स्वतंत्र अस्तित्व होता है, इनका जो अस्तित्व होगा, मतलब आप जब इनको बोलेंगे तो आप देखेंगे ये पूरी तरह से कैसे होते हैं, पूरी तरह से ये आपको कैसे दिखाई देते हैं, स्वतंत्र होते हैं, किसी की सहायता से नहीं बोले जाते हैं। और एक बात आपको ये भी ध्यान रखनी है कि इनके उच्चारण में कम समय लगता है। तो इनके उच्चारण में आपको ध्यान रखना है कि कम समय इनके उच्चारण में लगता है। साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि इन्हीं की सहायता से क्या बनते हैं, अक्षर बनते हैं। बिना स्वरों की सहायता के आप कोई भी अक्षर नहीं बना सकते। जैसे मैं लिख रहा हूं, आप देखिएगा ये वर्ण का है, ये वर्ण कौन सा हैगा, ख हैगा, ये वर्ण कौन सा हैगा, ग हैगा। ये अक्षर नहीं है, अभी वर्ण है, इनके नीचे हलंत लगा हुआ है। अब मैं इससे अगर अब बनाता हूं, अक्षर बनाता हूं, तो मैं क्या करूंगा, इसमें छोटा आ जोड़ूंगा तो क्या होगा, का। बड़ा आ जोड़ूंगा तो ये कौन सा अक्षर बन गया, का। अगर मैं छोटी ई जोड़ूंगा तो क्या बन गया, की। और बड़ी जोड़ूंगा तो क्या बन गया, की। सेम सभी को आप ऐसे ही देख लीजिए। तो आप बिना स्वरों की सहायता के
किसी भी अक्षर का निर्माण नहीं कर सकते। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जो स्वर होते हैं इनका अस्तित्व स्वतंत्र होता है, उच्चारण में इनके कम समय लगता है, और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि अक्षरों का निर्माण जो होता है वो किसके माध्यम से होता है? स्वरों के माध्यम से। और यही अक्षर मिल करके फिर किसका निर्माण करते हैं साहब? शब्द का। अक्षर ही क्या बनाते हैं? शब्द। अब आप इसमें कोई सा भी और अक्षर जोड़ेंगे फिर शब्द बनेगा, इसमें आप और अक्षर जोड़ेंगे तो फिर क्या बनेगा? शब्द बनेगा। तो आप ये समझ गए होंगे कि वर्ण तो बिल्कुल मूल इकाई है, भाषा की छोटी इकाई है, स्वतंत्र इकाई होती है एक प्रकार की, लेकिन जब इसमें स्वरों को जोड़ा जाता है तो फिर क्या बनता है साहब? अक्षर बनता है, और अक्षर के से फिर क्या बनता है साहब? शब्द बनता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अभी देखा, तो ये स्वर वर्ण के बारे में आपने देख लिया। अब हम पढ़ते हैं कि स्वर वर्ण को कितने भागों में आप लोग बांट सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जो स्वर वर्ण है इनके जो मुख्यतः अगर बात करें हम लोग मुख्य भेद, तो दो हैं साहब स्वरों की। और अगर आप बात करेंगे कि इनके कुल कितने भेद हैं, तो कुल भेद कितने हैं, तो फिर इनके कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। कुछ विद्वान इनके 3 भेद भी मानते हैं स्वरों की। अब देखिए कैसे 3 है और कैसे 4 है। नंबर 1 पर हम लिखेंगे हास्य स्वर। नंबर 2 पर लिखेंगे हम लोग दीर्घ स्वर, और नंबर 3 पर हम लोग लिखेंगे संयुक्त स्वर, और साहब नंबर 4 पर लिखेंगे प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर, ये 4 भेद हैं। अब मुख्यतः कौन से 2 भेद हैं? तो अगर हम मुख्यतः को पढ़ेंगे तो आपको ध्यान रखना है 2 ही प्रकार के स्वर होते हैं, हास्य स्वर और कौन सा? दीर्घ स्वर। लेकिन अगर आप टोटल भेद देखेंगे तो हास्य स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और कौन सा हो गया? प्लुप्त स्वर। अब आपने अभी ये बात पढ़ी थी कि साहब कुछ विद्वान क्या करते हैं, इनके कितने भेद मानते हैं? 3 मानते हैं। 3 जब माने जाते हैं कि कुछ विद्वानों का मानना ये है कि वो संयुक्त स्वर के लिए, ध्यान दीजिए, संयुक्त स्वर के लिए किसमें जोड़कर पढ़ते हैं? दीर्घ स्वर में। तो कुछ विद्वान जब संयुक्त स्वर को दीर्घ स्वर में जोड़कर पढ़ते हैं तो फिर जाकर के स्वर के जो भेद हैं वो कितने हो जाते हैं? 3 हो जाते हैं। वैसे मुख्यतः कितने भेद हैं? तो आपको ध्यान रखना है 2 ही भेद होते हैं, और एक होता है कौन सा होता है? प्लुप्त स्वर। इसकी संख्या मात्र कितनी होती है? 1 होती है। एक एक करके सभी की आपको डिटेल देखनी है। तो चलिए पहले हम बात करेंगे हास्य स्वर की, फिर करेंगे दीर्घ स्वर की, फिर करेंगे संयुक्त स्वर की, और फिर हम बात करेंगे इसकी प्लुप्त स्वर की। कंफ्यूजन कोई नहीं होना चाहिए। मुख्यतः 2 भेद हैं, कुल 4 भेद हैं, और कुछ विद्वान इनके 3 भेद मानते हैं। वो कैसे मानते हैं? वो संयुक्त स्वर के लिए दीर्घ स्वर में जोड़ करके पढ़ते हैं, तो तब जाकर के स्वरों के कितने भेद हो जाते हैं? तो आपका उत्तर रहेगा 3 भेद भी हो जाते हैं। अब हम देखते हैं आगे और भी इसमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो 11 स्वर हैं उनको लिख लेते हैं, तो जिससे हमें आगे पढ़ने में भी क्या होगी? आसानी होगी। देखिए, और अब तो देखिए ये लिख दिए मैंने साथ 11 स्वर। इन्हीं के लिए हम 4 भागों में बांट के पढ़ने वाले हैं।
ध्यान रखिए, आप कह रहे होंगे कि जो साहब अंग और आहा, ये ना स्वर है और ना ही क्या व्यंजन है, ये अयोग बहा है। ये क्यों स्वर नहीं है, क्यों व्यंजन नहीं है? इनके लिए नपुंसक भी बोला जाता है, मतलब ना तो ये पूरी तरह से स्त्री और ना ही ये पूरी तरह से मतलब पुरुष है, ये बीच के हैं, इनमें दोनों के गुण हैं। एज ए ट्रांसजेंडर जिसे बोलते हैं, उस प्रकार के गुण पाए जाते हैं। तो ये बात आप अभी समझेंगे। उससे पहले हम क्या समझ लेते हैं, जो स्वरों के 4 भेद लिखे आपने वो देख लेते हैं। तो नंबर 1 हमने जो भेद इसका भेद लिखा था वो लिखा था हास्य स्वर। हास्य स्वर परीक्षा में कई बार इनकी संख्या पूछी जाती है, तो इनकी संख्या कितनी है? 4 है। हास्य स्वर कितने? 4। कौन कौन से 4 हैं उनको भी हम लोग लिख लेते हैं। तो ध्यान रखिए, इसमें छोटा आ आएगा आपका, छोटी ई आएगी, छोटा ऊ आएगा, और कौन सा आएगा? ऋ आएगा। ये आपको ध्यान रखना आएगा। ये क्या है? हास्य स्वर है 4। पहचान इनकी पूछता है कोई तो इनके उच्चारण में अत्यंत कम समय लगता है। तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में अत्यंत कम मतलब समय लगता है, तो ऐसे स्वरों को हम क्या बोलते हैं? हास्य स्वर बोलते हैं। इन्हीं हास्य स्वरों के लिए मूल स्वर भी कहा जाता है साहब। ध्यान रखिए, अगर चाहे आपसे मूल स्वर पूछेगा तब भी उत्तर 4 रहेगा और यही रहेंगे, और अगर हास्य स्वर पूछेगा तब भी आपका उत्तर कितना रहेगा? 4 रहेगा, और कौन से रहेंगे? यही रहेंगे। तो अभी आप इतना बात समझ लीजिएगा कि हास्य स्वर वो स्वर हैं जिनके उच्चारण में अत्यंत कम समय लगता है, इनकी संख्या 4 है। हास्य स्वरों को हम क्या बोलते हैं? मूल स्वर बोलते हैं। और वो कौन कौन से हैं? तो मैंने ये आपके सामने 4 लिख दिए हैं। तो देखिए कौन कौन सा होगा? एक ये वाला और शायद ये, और देखिए ये वाला। तो ये हो गए हास्य स्वर। अब हम बात करते हैं किसकी? दीर्घ स्वर की। नंबर 2 पर आपने जो लिखा हैगा वो लिखा हैगा दीर्घ स्वर। अब आप दीर्घ स्वर देख लीजिए साहब। दीर्घ स्वर, इनकी संख्या 2 प्रकार से बांटी गई है। इनकी जो दीर्घ स्वर है, इनकी संख्या 2 प्रकार से बांटी गई है। कैसे बांटी गई है? अगर आप इनकी मूल संख्या देखेंगे, मूल का मतलब मुख्य संख्या देखेंगे, तो वो तो बताई जाती है कौन सी? 3 बताई जाती है। लेकिन कुल दीर्घ स्वर अगर आप देखेंगे, कुल संख्या की बात करेंगे, तो वो संख्या कितनी है साहब? 7 है। अब आप कहेंगे ये क्या बात हो गई कि इनकी संख्या 3 भी है और कैसी है? 7 भी है। तो थोड़ा आप मैंने अभी आपको ये बताया था कि कुछ विद्वान क्या करते हैं कि जो संयुक्त स्वर होते हैं, संयुक्त स्वर के लिए जोड़कर पढ़ते हैं किसमें? दीर्घ स्वर में। तो जब संयुक्त स्वर जोड़े जाते हैं दीर्घ स्वर में, तो ऐसे पढ़ेंगे तो संख्या होगी 7, और अगर आप अलग मान के पढ़ेंगे संयुक्त स्वर को, तो संख्या दीर्घ स्वरों की कितनी होगी साहब? 3 होगी। अब आप देखिए 3 कौन सी है और 7 कौन सी है। तो अभी हम देखते हैं। तो पहचान ये है इनकी कि हास्य स्वर से, हास्य स्वर से 2 गुना समय लगता है। कैसा? कितना समय लगेगा? 2 गुना। देखिए जब आप इनका उच्चारण करेंगे तो उच्चारण में क्या होगा कि दीर्घ स्वर में कि हास्य स्वर से भी कितना समय लगेगा? 2 गुना समय लगेगा। किसके? दीर्घ स्वर में। अब कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम मूल वाले देख लेते हैं वो कौन कौन से हैं। तो अब आप देखिए कौन कौन से बच्चे। तो एक तो देखिए बड़ा आ है, बड़ी ई है, और कौन सा है? बड़ा उ। ये 3 है साहब, 3 है दीर्घ स्वर। तो आप आ ई उ ऊ, तो इनकी अपेक्षा आप देख लीजिए, इनके उच्चारण में, इनके प्रोनाउंसिएशन में कैसा समय लग रहेगा?
2 गुना समय लग रहा हैगा। अब इनकी कुल संख्या कैसे बताई थी मैंने? 7 बताई थी। तो इसका मतलब यह है कि 4 संयुक्त स्वर और जोड़ोगे तब जाकर के तो वो कौन कौन से बचे? तो देखिए ए, ऐ, ओ और शाल आ। अगर इनके लिए भी ये चारों के चारों संयुक्त स्वर हैं और इनको अगर आप काउंट करके पढ़ोगे दीर्घ स्वर में तो इस प्रकार से अब इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। तो ये भी दीर्घ स्वर हैं, इनसे यानी कि हास्य स्वर से भी इनके उच्चारण में ज्यादा समय लगता है। तो अब आप इसको इतना बात ध्यान रखना है। तो अभी हमने क्या पढ़ लिया? ये दीर्घ स्वर पढ़ लिया। अब हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे साहब? संयुक्त स्वर देखते हैं हम लोग। देखिए संयुक्त स्वर इनकी संख्या पूछी जाए तो आपका उत्तर रहेगा 4 संख्या इनकी। कितनी संख्या है? 4। पहचान क्या है? तो आपको ध्यान रखना है कि दो स्वर वर्णों के मेल से बनेंगे साहब। 2 स्वर वर्णों के किससे? मेल से बनेंगे। मतलब आप जब 2 स्वर वर्ण मिलाएंगे तब जाकर के किसका निर्माण होगा? संयुक्त स्वर का। इनका नाम ही संयुक्त हैगा इसीलिए। अब देखिए कौन कौन से हैं। एक तो ये ए हैगा, आई हैगा, ओ हैगा और शाप कौन सा हैगा? औ हैगा। ये ध्यान रखिए ये चारों के चारों क्या हैं? संयुक्त स्वर हैं। अब हम देखते हैं इनको कैसे देखते हैं आप लोग। अब आप देखिए ये वाला जो ए हैगा ये दो स्वर वर्णों के मेल से बनेगा। कैसे बनेगा? देखो छोटा आ या बड़ा आ। इसमें अगर आप छोटी ई या बड़ी ई किसी एक को ऐड करेंगे तब जाकर के इसका निर्माण होता है। ये बनाना है तो कैसे बनेगा? तो छोटा आ या बड़ा आ। इसमें या तो यही ए मिला दीजिए या इसको खुद को भी ऐड कर दीजिए तब जाकर के क्या बनेगा? ए बनेगा। ऐसे आप इसको देखिए छोटा आ या बड़ा आ के अंदर आप किसको मिलाएंगे? आप मिलाइए छोटा ऊ या बड़ा ऊ के लिए, तब जाके क्या बनेगा? ओ बनेगा। आओ जब आप बनाएंगे तो कैसे बनेगा? छोटा आ या बड़ा आ। और इसमें आप किसको मिलाएंगे? तो आप इसके अंदर जो मिलाएंगे या तो इसको ओ को मिलाइए या खुद आओ को मिला दीजिए तब जाकर के इसका निर्माण होगा। तो ये है संयुक्त स्वर। क्यों संयुक्त स्वर है? क्योंकि इनका निर्माण दो स्वर वर्णों के किससे हो रहा है साहब? मेल से हो रहा है और इस कारण इनके लिए क्या बोला जाता है? संयुक्त स्वर बोला जाता है। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। लेकिन कभी कभी इनके लिए दीर्घ स्वर में भी जोड़ करके पढ़ा जाता है तो उस समय जाकर के दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है? 7 हो जाती है। और जब आप संधि पढ़ेंगे तो मैं आपको ये चीजें और अच्छे से डिफाइन करूंगा। अभी आप इतना ही ध्यान रखिए। तो कौन से 4 संयुक्त स्वर हैं तो ये आपको ध्यान रखने हैं। तो ये वाले जो हैं ये चारों के चारों कैसे हैं? संयुक्त स्वर हैं। अब हम देखते हैं अंतिम जो चौथा प्रकार लिखा था, चौथा भेद लिखा है आपने स्वरों का, पुलुप्त स्वर। ये क्या हैगा? तो इसको भी देख लेते हैं। पुलुप्त स्वर, इसकी परिभाषा ये है कि हास्य स्वर से 3 गुना समय लगेगा। कितना समय लगेगा? 3 गुना समय लगेगा। किसमें? उच्चारण में। मतलब जितना समय हास्य स्वर के उच्चारण में लगता है उसका भी कितना गुना लगेगा? 3 गुना लगेगा। और इनकी संख्या है कितनी? तो इसकी संख्या कितनी है पुलुप्त स्वर की? 1 ही है। तो सभी जानते हैं जिसके लिए हम क्या बोलते हैं? ओम बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है ये ओम जो हैगा तो इससे ओम, तो ये देखिए इससे हास्य स्वर की अपेक्षा इसमें कितना समय लग रहा है? 3 गुना समय लग रहा है। तो ये कौन सा स्वर हो गया? तो आपको ध्यान रखना है ये हो गया साहब पुलुप्त स्वर हो गया। तो आज हमने जो बात की है वो
हमने वर्ण विचार का चैप्टर शुरू करा हैगा और देखिए इसमें हमने केवल आज जो बात की है स्वर जो वर्ण है उनके बारे में बात की है। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताई है कि ध्वनि, वर्ण और अक्षर, ये बात जरूर ध्यान रखना, इनमें क्या क्या अंतर हैगा, क्या क्या डिफरेंस हैगा, इस बात को भी आप भली भांति आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगला पार्ट इसका बहुत जल्दी आएगा। तो इसमें अब हम क्या पढ़ेंगे साहब, व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण आप एक बार पढ़ लेंगे, जैसे आज आपने स्वर अगर ठीक से पढ़े होंगे तो आपको लगेगा कि हाँ आपने ठीक से पढ़ लिया हैगा। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।